अगर आप कभी उत्तराखंड जाने का, खासकर हरिद्वार या ऋषिकेश जाने का प्लान बना रहे हैं, तो एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि भाई ट्रेन की टिकट मिलेगी क्या? और मिल भी गई तो वेटिंग लिस्ट कितनी लंबी होगी? ये तो सबसे आम सवाल है। बिल्कुल। अब इसी बीच हाल ही में संसद में रेल मंत्री ने एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार से 88 और देहरादून से 36 ट्रेनें चलती हैं। 88 ट्रेन। हाँ, सुनकर तो लगता है वाह, मतलब ट्रेनों की तो कोई कमी नहीं है। सही बात है, नंबर तो काफी बड़ा लगता है। लेकिन फिर भी पीक सीजन में एक कंफर्म टिकट मिलना, वो भी तत्काल में नहीं, लॉटरी जीतने जैसा क्यों लगता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ सरकार का दिया हुआ इतना बड़ा नंबर है और दूसरी तरफ यात्रियों का अपना अनुभव। जी। इन दोनों के बीच की सच्चाई क्या है? हमारा मकसद बस ये जानना है कि इन संख्याओं का एक आम तीर्थ यात्री के लिए असल में क्या मतलब है। जी। तो चलिए इन आंकड़ों की परतें उधेड़ते हैं और देखते हैं कि उत्तराखंड जाने वाली ट्रेनों की असली कहानी क्या है। तो शुरुआत करते हैं इन कह सकते हैं जादुई नंबरों से। हरिद्वार से 88 और देहरादून से 36 ट्रेनें। जी। ये जानकारी सीधे संसद से आई है, तो आंकड़े तो पक्के हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये नंबर हमें पूरी तस्वीर दिखाता है? मतलब क्या हम मान ले कि सब कुछ बढ़िया है? यहीं पर देखिए मामला दिलचस्प हो जाता है। ये जो 88 का आंकड़ा है ना, ये थोड़ा सा कह सकते हैं नजरों का धोखा हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए कि आप एक रेस्टोरेंट के मेन्यू को देख रहे हैं जिस पर 50 डिश लिखी हैं। ठीक है। लेकिन एक डिश है पूरी शाही थाली और दूसरी है सिर्फ एक पापड़। क्या दोनों को एक गिनना सही होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक से तो पेट भर जाएगा, दूसरे से तो बस शुरुआत होगी। बिल्कुल, यही बात ट्रेनों पर भी लागू होती है। इन 88 ट्रेनों में से कोई ट्रेन हो सकती है रोज चलने वाली 24 डिब्बों की सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसमें हजारों लोग सफर करते हैं। और कोई दूसरी ट्रेन हो सकती है हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलने वाली, वो भी 8 डिब्बों की पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, तो कागज पर दोनों को एक एक गिना गया है। हाँ, लेकिन जमीन पर दोनों की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क है। और ये आंकड़े हमें ये भी तो नहीं बताते कि ये ट्रेनें कितनी भरी चलती हैं, या वीकेंड और त्योहारों पर जब असली भीड़ होती है तब क्या हाल होता है। और उत्तराखंड का मामला तो और भी खास है। बहुत खास है। यहाँ पर यात्रियों की मांग पूरे साल एक जैसी नहीं रहती। 4 धाम यात्रा शुरू होते या गर्मियों की छुट्टियों में मानो सैलाब आ जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उत्तराखंड में रेल की मांग बहुत ज्यादा मौसमी है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में लंपी डिमांड कहते हैं। लंपी डिमांड, हाँ, मतलब साल के 9 महीने सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन 3-4 महीने खासकर मई से जुलाई के बीच मांग आसमान छूने लगती है। तो इस अचानक आई बाढ़ को संभालने के लिए रेलवे क्या करता है? रेलवे अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है, स्पेशल ट्रेनें या त्योहार स्पेशल। अरे वाह! तो आप ये कह रही हैं कि जब भी रेलवे एक स्पेशल ट्रेन चलाता है तो वो एक तरह से मान रहा है कि उनकी रोज की सर्विस कम पड़ रही है। बिल्कुल। मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैं तो इसे हमेशा एक बोनस सर्विस समझता था। नहीं, ये एक तरह का बैंडेड हुआ। ये एक अस्थायी समाधान है जो ये बताता है कि नियमित सेवा और पीक सीजन की मांग के बीच एक बड़ा गैप है, और उसे भरने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, इस बात से और सवाल उठता है। अगर रेलवे को पता है कि ये भीड़ हर साल आती है और लगभग एक ही समय पर, पैटर्न तो तय है। हाँ, ये कोई अचानक आई आफत तो है नहीं, तो फिर वो स्थायी रूप से और ट्रेनें क्यों नहीं जोड़ देता? हर साल ये अस्थायी इंतजाम क्यों? अब आप पूछेंगे कि भाई ट्रेनें बढ़ा क्यों नहीं देते? हाँ, यही सवाल है। बात इतनी सीधी नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, और ये बात मंत्री जी के जवाब में भी छिपी हुई थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पाथ की उपलब्धता। पाथ मतलब रास्ता? हाँ, बिल्कुल। पटरियों पे ट्रेन चलाने के लिए खाली स्लॉट या रास्ता, आप इसे दिल्ली के रिंग रोड की तरह समझिए, शाम के 6 बजे। ठीक है, मतलब भयंकर ट्रैफिक। हाँ, अब अगर मैं कहूं कि इस पर 20 और बसें चलानी है तो क्या ये मुमकिन है? बसें कहाँ चलेंगी? जगह ही नहीं है। रेल की पटरियां भी वैसी ही हैं, खासकर गाजियाबाद या मुरादाबाद जैसे बड़े जंक्शनों पर जहां से ये ट्रेनें गुजरती हैं। पहले से इतना ट्रैफिक होता है कि एक नई ट्रेन के लिए जगह निकालना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन क्या ये एक तरह का बहाना नहीं है? मतलब दशकों से पता है कि यहाँ भीड़ होती है, तो ये पाथ की उपलब्धता की समस्या आज क्यों है? आपका सवाल जायज है, लेकिन ये सिर्फ रास्ते की बात नहीं है।
दूसरी बड़ी चुनौती है रोलिंग स्टॉक की, रोलिंग स्टॉक? यानी ट्रेन के डिब्बे और इंजन। हर नई स्थायी ट्रेन के लिए एक पूरी की पूरी ट्रेन, जिसे रेलवे की भाषा में रैक कहते हैं, चाहिए होती है। अच्छा। अब अगर आप एक रैक को हमेशा के लिए उत्तराखंड रूट पर लगा देते हैं तो वो रैक किसी और रूट पर इस्तेमाल नहीं हो सकता ना। सही बात है। स्पेशल ट्रेनें अक्सर उन अतिरिक्त रैकों से चलाई जाती हैं जो कहीं और मेंटेनेंस या कम मांग की वजह से कुछ समय के लिए खाली होती हैं। समझ गया। तो ये तो एक तरह का जुगाड़ हुआ, कोई स्थायी समाधान नहीं कह सकते हैं। पर क्या हम देश के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक के लिए सिर्फ जुगाड़ पर निर्भर रह सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने एक बहुत बड़ी शादी के लिए एक टेंट किराए पर ले लिया, बजाय इसके कि आप अपना खुद खमारी जौल बनाएं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। हाँ। और इसी से जुड़ी है तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती, व्यावसायिक औचित्य यानी बिजनेस का फायदा। पैसा। हाँ, रेलवे को ये भी देखना पड़ता है कि क्या कोई ट्रेन साल के 12 महीने चलाने लायक कमाई कर पाएगी। अगर कोई ट्रेन सिर्फ 3 महीने हाउसफुल चलती है और बाकी 9 महीने खाली दौड़ने का खतरा है, तो वो घाटे का सौदा है। बिल्कुल, तो उसे स्थायी करना व्यावसायिक रूप से बहुत बड़ा जुआ है। उस खाली रेक की लागत भी तो निकालनी है। तो इसका मतलब हम एक ऐसी दुविधा में फंस गए हैं जहां नियमित ट्रेन चलाना फायदेमंद नहीं है और स्पेशल ट्रेनें नाकाफी हैं। बिल्कुल। तो फिर एक यात्री के लिए इसका मतलब क्या है? क्या हम उस सवाल पर वापस आ सकते हैं कि ट्रेनें पर्याप्त हैं या नहीं? इसका जवाब हाँ या ना में देना मुश्किल है और यहीं पर यात्रियों का अनुभव सामने आता है। ये सच है कि पटना, कोलकाता, वाराणसी और पुरी जैसे बड़े शहरों से सीधी ट्रेनें हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक नेटवर्क तो है। एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है, लेकिन पर्याप्त होने का मतलब सिर्फ ट्रेन का होना नहीं है। सही बात है। पर्याप्त का असली मतलब तो अनुभव से जुड़ा है। बिल्कुल। असली सवाल ये है, क्या तीर्थ यात्रा के सीजन में बुकिंग खुलते ही 2 मिनट के अंदर 500 से ऊपर की वेटिंग लिस्ट चली जाती है? ये होता है। क्या ट्रेन रात के 2 बजे ऐसे समय पर पहुंचती है जब स्टेशन से आगे जाने के लिए कुछ नहीं मिलता? हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। और सबसे जरूरी बात, क्या ट्रेनों में स्लीपर और 3 AC जैसे किफायती कोच काफी संख्या में है? क्योंकि तीर्थ यात्रा करने वाला हर यात्री महंगे टिकट नहीं खरीद सकता। और जैसा आपने कहा, ट्रेन का टाइमिंग। हरिद्वार में सुबह 8 बजे पहुंचना एक वरदान है, लेकिन सुबह 3 बजे पहुंचना एक बुरे सपने जैसा है। खासकर अगर परिवार साथ हो। हाँ, ये एक छोटी सी बात पूरी यात्रा का अनुभव बदल सकती है। और जैसा हमने पहले भी कहा, स्पेशल ट्रेनों का चलना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि नियमित सेवाओं में कहीं ना कहीं कमी तो है। तो फिर इस मौसमी भीड़ की समस्या से निपटने के लिए रेलवे के पास क्या रास्ते हैं? क्या सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही एकमात्र उपाय हैं? चलिए समाधानों पर बात करते हैं। कुछ ऐसे उपाय जो फौरन किए जा सकते हैं। कुछ तात्कालिक या शॉर्ट टर्म उपाय हैं जो रेलवे अक्सर करता है, लेकिन उन्हें और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। पहला तो स्पेशल ट्रेनें चलाना है ही। ठीक है। दूसरा, जो बहुत कारगर है, वो है मौजूदा ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ा देना। मतलब ट्रेन को लंबा कर देना। हाँ, अगर किसी स्टेशन का प्लेटफॉर्म लंबा है तो 20 डिब्बों की ट्रेन को 22 या 24 डिब्बों का किया जा सकता है। इससे बिना नई ट्रेन चलाए एक ही बार में 150-200 सीटें बढ़ जाती हैं। ये तो स्मार्ट तरीका है। और कोई? एक और बहुत ही कारगर तरीका है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या? स्टेशनों से बस सेवाओं का तालमेल। रेलवे की समस्या सिर्फ स्टेशन तक नहीं है, बल्कि स्टेशन के बाहर भी है। वाह, ये बस वाला आइडिया तो बहुत दिलचस्प है। मतलब समस्या सिर्फ ट्रेन की नहीं बल्कि पूरी यात्रा के अनुभव की है। बिल्कुल। सोचिए, आप रात 2 बजे देहरादून स्टेशन पर उतरते हैं और बाहर कोई बस या टैक्सी नहीं है। हाँ, तो बहुत परेशानी होगी। आपको लगेगा कि ट्रेन सेवा खराब है, भले ही ट्रेन समय पर आई हो। लेकिन अगर रेलवे और राज्य का परिवहन विभाग मिलकर ये पक्का करें कि हर बड़ी ट्रेन के आने के समय पर ही स्टेशन के बाहर ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए कनेक्टिंग बसें खड़ी हों, तो पूरा अनुभव बदल जाएगा। बिल्कुल। स्टेशन पर भीड़ कम होती है, यात्रियों को भटकना नहीं पड़ता और पूरी यात्रा आसान लगती है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। समस्या ट्रेन की कमी की नहीं बल्कि यात्रा के अगले पड़ाव की है। ठीक है, ये तो हुए शॉर्ट टर्म उपाय। लेकिन अगर हम स्थायी समाधान की बात करें जो हर साल की इस समस्या को जड़ से खत्म कर सके, ला और जरूरी काम है हरिद्वार और देहरादून को जोड़ने वाले मुख्य रेल मार्गों पर पटरियों को डबल करना और उनका विद्युतीकरण करना। मतलब एक लेन की सड़क को 2 लेन का हाईवे बनाना। बिल्कुल। इससे ज्यादा ट्रेनें चलाने के लिए पाथ यानी रास्ते अपने आप बन जाएंगे। और स्टेशनों का क्या? क्या वो और ट्रेनें संभालने के लिए तैयार हैं? ये दूसरा बड़ा काम है।
हरिद्वार और देहरादून स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म और मेंटेनेंस की सुविधाएं बढ़ाना। कई बार ट्रेन चलाने की इच्छा होती है, पर उसे खड़ी करने, साफ सफाई करने और अगली यात्रा के लिए तैयार करने की जगह ही नहीं होती। इन स्टेशनों को आधुनिक बनाना होगा ताकि ये ज्यादा ट्रेनों का बोझ संभाल सकें। और उन स्पेशल ट्रेनों का क्या, जिन्हें हर साल चलाना ही पड़ता है, जिनका हाउसफुल होना तय है? यहीं पर डेटा का असली खेल शुरू होता है। जिन स्पेशल ट्रेनों में लगातार साल दर साल 90% से ज्यादा सीटें भर रही हैं, रेलवे को उनके बुकिंग डेटा का विश्लेषण करके उन्हें एक नियमित ट्रेन में बदल देना चाहिए, चाहे हफ्ते में एक दिन के लिए ही सही। बिल्कुल। अगर कोई स्पेशल ट्रेन हर साल गर्मियों में सुपरहिट साबित हो रही है, तो ये एक मजबूत संकेत है कि उसे एक स्थायी नौकरी देने का समय आ गया है। उसे गेस्ट आर्टिस्ट से फुल टाइम बैंड मेंबर बनाना ही होगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक आम नागरिक के तौर पर हम कैसे समझें कि जमीनी हकीकत क्या है? मंत्री जी के 88 ट्रेनों के आंकड़े एक तरफ हैं और एक यात्री का टिकट बुक करने का संघर्ष दूसरी तरफ। असली तस्वीर जानने के लिए हमें कुछ ठोस डेटा की जरूरत है, जो अभी हमारे पास सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। कैसा डेटा? जैसे हरिद्वार और देहरादून से चलने वाली ट्रेनों में महीने के हिसाब से औसत सीटें कितनी भरी रहती हैं, चार धाम यात्रा जैसे पीक समय में वेटिंग लिस्ट कितनी लंबी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, किन शहरों से बुकिंग की मांग सबसे ज्यादा है जो पूरी नहीं हो पा रही। ये डेटा ही हमें बताएगा कि 88 और 36 का आंकड़ा जमीन पर यात्रियों के अनुभव से कितना मेल खाता है। बिल्कुल। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क तो है, लेकिन ये नेटवर्क पीक समय की मांग को पूरा करने के लिए स्पेशल ट्रेनों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये एक ऐसी रणनीति है जो काम तो करती है, लेकिन यात्रियों के लिए अनिश्चितता और आखिरी समय की भागदौड़ भी पैदा करती है। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जो 6 महीने पहले से चारधाम यात्रा की योजना बना रहा है। हाँ। वे हर रोज IRCTC की वेबसाइट चेक करते हैं और जैसे ही बुकिंग खुलती है 2 मिनट में सारी सीटें भर जाती हैं। उन 88 ट्रेनों का आंकड़ा उस परिवार के लिए बेमानी है। तो कुल मिलाकर हरिद्वार की 88 और देहरादून की 36 ट्रेनों का आंकड़ा कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। बिल्कुल। ये एक शुरुआती बिंदु है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। असली सवाल ये नहीं है कि कितनी ट्रेनें हैं, बल्कि ये है कि क्या सही समय पर, सही मंजिल के लिए और एक आम आदमी की पहुंच वाली कीमत पर सीट उपलब्ध है। एकदम सही। और ये हमें एक ज्यादा बड़े और गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या? जब हम तीर्थ यात्रा जैसे सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व वाले यातायात की योजना बनाते हैं, तो क्या हमें इसे सिर्फ मांग और आपूर्ति के व्यावसायिक नजरिए से देखना चाहिए? क्या इसे सिर्फ एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए जिसे साल के हर दिन मुनाफा कमाना है? या फिर इसे एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा मानकर क्षमता का निर्माण करना चाहिए, भले ही साल के कुछ महीनों में उसका पूरा उपयोग न हो पाए? ये एक नीति से जुड़ा सवाल है कि क्या ऐसे रूट पर निवेश को सिर्फ मुनाफे की बजाय एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए? ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का सवाल नहीं है, ये हमारी प्राथमिकता का सवाल है।